अच्छा, आप लोगों ने आर्डिनो का नाम सुना है? आर्डिनो पे काम किया है यस किसी? सर। यस सर। यस सर। ये वैसे ना सर अच्छी चीज फाइनल है ईयर प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। आर्डिनो जो है ना, आप लोग वैसे भी खुद से भी तजुर्बे कर सकते हैं मंगवा के ना। ग्रास भी कैसे मिल यस जाती हैं सर, वो अच्छी। नीले रंग का होता है, वो देखा हुआ है, वो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट में कर रहे हैं। ग्रास भी के में पड़े हुए हैं सारे। आप, मैं तो कहता हूँ कि अगर आप कोई थोड़ा बहुत डालना चाहते हैं ना, शौक, किसी को शौक है तो ग्रास पीके से आप बाय कर सकते हैं आर्डिनो। और इसके साथ सेंसर होते हैं, इस तरह दूसरी मोटरें शोटरें भी आप बाय कर सकते हैं। उससे जो है ना वो आप बड़ा इजीली जो है वो चला सकते हैं। आपका इतना लेवल है कि आप थोड़ा सा अगर एफर्ट करेंगे तो आप बड़ी चीज़ें घर में ऑटोमेट कर सकते हैं, बना सकते हैं इसके ज़रिए। सर एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। सर चैप्टर 3-4 में आपने एग्जाम्पल्स करवाई हुई हैं, उसमें एग्जाम्पल जो है ना फर्स्ट 10 हो जाती हैं, उसके बाद रोटेशनल वाले में वो नोड्स वाले आते हैं। जब 2 नोड्स आते हैं तब तक सॉल्व हो जाता है, जब 3 नोड्स आ जाते हैं ना तब वो इक्वेशन सॉल्व नहीं होती हमसे। इसका ना मैं, आप लोग मेरे से डिस्कस कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कौन सी एग्जांपल्स आपने करनी है, शामिल होंगी, कौन सी नहीं होंगी बुक से शामिल। तो ओके सर। ये वैसे एग्जांपल्स करना ज़रूरी है आपकी वैसे ना, जो क्योंकि आपका ये वाला सब्जेक्ट है ज़्यादा न्यूमेरिकल बेस्ड है। एक तो न्यूमेरिकल बेस्ड भी है थोड़ा, इसमें कंसेप्ट्स चाहिए होंगे इसमें। अगर आप लोगों को यही मैं बता रहा हूँ कि इसमें थोड़ा सा ना कंसेप्ट्स तभी बनेंगे। आप थोड़ी सी एग्जांपल्स देखें, इसको विजुलाइज करें। इसका यूट्यूब पे लेक्चर, यूट्यूब पे इसके एग्जांपल्स देखेंगे क्या कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। सर जो चैप्टर स्पेसिफिक एक तो एग्जांपल हैं और एक पीछे एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, तो वो सारे आप स्पेसिफिक एक बार बता दीजिएगा कि कौन कौन से करने हैं प्रॉपर। हाँ जी, ये जो आपकी स्लाइड से रिलेटेड टॉपिक्स होंगे ना, वो तो आप लोगों ने वही करेंगे। जो नहीं की वो चीज़ें नहीं करेंगे वो, क्योंकि आप लोगों को फिर इस दफ़ा टाइम भी मेरे कम ही है थोड़ा सा। सर स्लाइड्स ही काफी हैं सर, बुक को अब बंदा कैसे देखेगा? स्लाइड में इतना कुछ है सर, 70 स्लाइडें हैं, 9 लेक्चर हैं, ये एक ये और आ स्लाइडें गया तो, तो। ये तो मैं चाहूँ तो निकाल दूँ स्लाइडें, लेकिन कुछ स्लाइडें ऐसी हैं ना जो एक ही टॉपिक को समझाने के लिए हैं आपकी। तो बुक में तो सिंपल दिया हुआ, लेकिन वो है मुश्किल, मुश्किल कह रहा हूँ कि थोड़ा आपके लिए समझने के लिए थोड़ा मुश्किल होगा बुक में ये स्लाइडों। कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए स्लाइड से हम फॉलो कर लेते हैं, स्लाइड ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। स्लाइड्स में ये कि थोड़ा इजी करके आपके लिए एक ही चीज़ को थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है ताकि आपको समझ आए। जी सर। अच्छा, अब आपने देख लिया कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम जो था, जहाँ पे एक पोल था, वहाँ पे सिस्टम जो है वो सिर्फ एक ही तरह का रिस्पांस आता है उसके अंदर कि एक स्टेप सिग्नल आपने कोई भी, उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक डीसी गेन है और टाइम कांस्टेंट है कि कितनी देर में वो रिस्पॉन्ड करता है इनपुट को। लेकिन जब हम सेकंड ऑर्डर सिस्टम में आएंगे तो वो थोड़े से ना उसके अंदर एक्स्ट्रा चीज़ें आती हैं कि वो इतना सीधा रिस्पांस नहीं होता जिस तरह फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में होता है, कि एक पोल वाले सिस्टम में होता है। सेकंड ऑर्डर सिस्टम उसको कहते हैं जहाँ पे हमारे पास दो पोल्स हों, यानी कि डिनोमिनेटर जो आप ट्रांसफर फंक्शन का होता है ना, उसके अंदर अगर आपके दो पोल्स होंगे तो, या सेकंड ऑर्डर होगा, एस की पावर 2 होगी, तो वो सिस्टम जो है वो सेकंड ऑर्डर होगा। तो सेकंड ऑर्डर सिस्टम का जो है ना वो रिस्पांस डिपेंड करता है कि पोल्स की लोकेशन क्या है, पोल्स की वैल्यूज़ क्या हैं। यानी कि पोल्स जो होते हैं, रूट्स हैं उसके, अगर आप निकालते हैं तो उसकी कुछ वैल्यूज़ हो सकती हैं, कोई ज़ीरो से लेके माइनस में कोई वैल्यू हो सकती है, प्लस में हो सकती है, या कोई इमेजिनरी वैल्यू भी हो सकती है। उसके रूट्स आप सेकंड ऑर्डर इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे ना, तो उसको आप रूट्स निकालेंगे, उसके सोल्यूशन निकालेंगे, तो आप आपको अंदाज़ा होगा। उसको हम देखते हैं कि सेकंड ऑर्डर सिस्टम जो है वो मतलब
सेकेंड ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में सेम चीज़ें क्या होगी कि अभी हमने देखे कि जब हम इनपुट सिग्नल लगाते हैं डिफरेंट, तो एक कंबाइंड एक ट्रांसफर फंक्शन बनता है मल्टीप्लाई करके, और फिर हम उसका पार्शियल फ्रैक्शन से उसको अलग करते हैं एक पोल को, और उसको जो है ना फिर हम सॉल्व करते हैं, इनवर्स लैप्लास लेते हैं, तो हमारे पास टाइम डोमेन में रिस्पांस आ जाता है। उसको फिर हम प्लॉट करके देखते हैं, तो हमारे पास इसी तरह इसके केस में भी हमारे पास यही होगा कि आगे वाली चीज़ सेम होगी, लेकिन थोड़ा सा हमें ये देखना पड़ेगा कि जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है उसका रिस्पांस इतना उस तरह का नहीं होता, जैसे कि किसी का ये आवाज़ आ रही है। हसन अपना माइक ऑफ कर लो यार। अच्छा, we have already discussed the effect of location of pole and zero on that transient response. First order का हमने देख लिया. Compared to simplicity of first order system, a second order system exhibits a wide range of responses. इसके response जो है ना वो different हो सकते हैं depending upon the location of poles. Varying a first order system's parameters simply changes the speed and offset of the response. Time constant से आप speed change करते हैं, offset जो है वो भी time constant से ही होता है. Whereas changes in the parameters of second order system can change the form of response. A second order system can display characteristics much like a first order system, or depending upon component values, display damped or pure oscillations for its transient response. अब यह है कि सेकेंड ऑर्डर के सिस्टम में फर्स्ट ऑर्डर की निस्बत ऑसिलेशंस आ सकती हैं, जो हमने एक पहले लैब में वो किया था, एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का एक एग्जांपल भी की थी कि जो जहाँ पे डैम्पिंग वाली चीज़ आ रही थी कि ऑसिलेशंस जो हैं वो ऐसा ऐसा जाके रुक रही थी जाके. जो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम होगा विदाउट जीरोस इज कैरेक्टराइज्ड बाय फॉलोइंग ट्रांसफर फंक्शन. इसका जो ट्रांसफर फंक्शन है ना वो इस टाइप का होगा. ये पूरा जो ब्लॉक डायग्राम बना है, इसको अगर आप ट्रांसफर फंक्शन निकालें ना, इसका ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन इसका बनेगा जो ऊपर दिया हुआ है. ये असल में आपने फॉर्म याद रखनी है कि इसमें अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है ना, ये क्लोज लूप सिस्टम इसका ऐसे का बन जाएगा. अब हमने अगर हमने ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन का रिस्पांस देखना है कितने पोल्स हैं, तो वो हम अलहदा देख सकते हैं. क्लोज लूप का देखना है तो वो अलहदा से हम उसके डिनोमिनेटर को चेक कर सकते हैं, तो इसके लिहाज से उसकी रिस्पांस देख सकते हैं. अब ये जो नीचे वाली फॉर्म है, आपको वैसे देखने में वेरिएबल ज़्यादा हैं तो देखने में थोड़ी वो अजीब सी लग रही होगी, लेकिन ये बेसिकली आपकी जो दूसरी फॉर्म है ना, सिंपल आप एस स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 भी अगर लिख देना इसमें, तो 1 के बजाय आप उसको ओमेगा एन 1 हो जाएगा, यानी कि तो इसी तरह जिस तरह अभी हमने के ओवर टी एस प्लस 1 लिखा था ना, तो के और टी की वैल्यू हम कंपेयर करते थे जब एक ट्रांसफर फंक्शन के साथ, तो इसमें हम ओमेगा एन और जीटा, हमारे पास दो पैरामीटर होंगे. वहां पे के और टी थे, कैपिटल टी, तो लेकिन सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में हमारे पास ओमेगा एन और जीटा होंगे. अब ये ओमेगा एन और जीटा क्या होते हैं, इसको हम जीटा पढ़ते हैं. ये जो चीज़ है ना, जीटा क्या होता है कि ये बेसिकली डैम्पिंग रेशो होता है. और डैम्पिंग रेशो क्या होती है कि यानी कि डैम्प कर देना सिस्टम को. एक अगर ऑसिलेशन हो रही है उसको वो ख़त्म कर दे उसको, यानी कि एक वैल्यू उसकी कम होती जा रही है, वो वैल्यू जो है वो ऐसा ऐसा डाई आउट हो रही है, तो उसको हम डैम्पिंग रेशो कहेंगे. तो डैम्पिंग रेशो इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू चेंज इन द सिस्टम आउटपुट. आउटपुट में जो चेंजिंग आ रही है उसको कम से कम करने की वो कोशिश कर, ये फैक्टर जो है ना कोशिश करता है कि आउटपुट चेंज ना हो. तो अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, ये दूसरा जो ओमेगा है ना, ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी, इसको कहते हैं. अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहते हैं इसको, लेकिन हम नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे. अनडैम्प्ड यहाँ पे n लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी. अनडैम्प्ड का मतलब है कि ये फ्रीक्वेंसी इसके अंदर डैम्पिंग नहीं है.
यानी कि अगर ये ऑसिलेट कर रही है तो ऑसिलेट करती जाएगी, इसका जो एम्पलीट्यूड है वो चेंज नहीं होगा, एक ही एम्पलीट्यूड रहेगा। लेकिन जब आप इसको डैम्पिंग रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कम होता जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। Undamped natural frequency of second order system, which is the frequency of oscillation of system without damping. अच्छा, इसका क्या अगर ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर सिस्टम है तो इसकी आपने नेचुरल फ्रीक्वेंसी और डैम्पिंग रेशियो निकालनी है। इसको अगर आप उस पहले वाली क्वेश्चन से कंपेयर करें तो आप इसको देख सकते हैं कि इसकी ओमेगा एन और जीटा क्या है। इसमें ओमेगा नज़र आ रहा है कि 2 है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास ओमेगा एन स्क्वायर से कंपेयर को इक्वल टू 4 कर दें तो आपके पास ओमेगा एन 2 आ जाएगा। अब आपके पास ओमेगा एन की वैल्यू आ गई, वो 2 आपने यहाँ पुट कर दिया तो जीटा की वैल्यू आप इधर से निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास क्या आएगी 0.5 आ जाएगी। ओमेगा एन जो है ना, इसका यूनिट है रेडियन पर सेकेंड। तो इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास जीटा की वैल्यू 0.5 आ गई। अब अगर आप इसको, वो एक फार्मूला है रूट्स निकालने का, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्केयर माइनस 4ac बाय 2a, अगर उसमें पुट करें, फैक्टराइज करें इसको, तो आप 2 इसके रूट्स निकाल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के, एक ऊपर वाला हो गया, एक नीचे वाला हो गया, प्लस माइनस। डायरेक्ट इसकी वैल्यूज अगर आपको ये पता है तो आप रूट्स भी निकाल सकते हैं। Depending upon the value of zeta, a second order system can be set into 4 categories. अब जीटा की वैल्यू पे के लिहाज से हम इसको चार किस्म का रिस्पांस हम कह सकते हैं कि जीटा की वैल्यूज हो तो हमें मिल सकता है। एक ये कि जब जीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो तो हमारे पास क्या होगा कि या तो जीटा की वैल्यू 1 से बड़ी हो या उसके जो पोल्स हैं वो हैज टू रियल डिस्टिंक्ट पोल्स। रियल का मतलब है कि इसमें इमेजिनरी पार्ट नहीं है। तो यानी कि जो ऊपर वाली इक्वेशन थी पिछली, उसके अंदर जो रूट उसके पोल्स जो हैं वो एक माइनस ए आया और माइनस बी आया, यानी कि रियल एक्सिस पे इसका कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं है। दो हमारे पास इसके रूट्स आए तो इस सिस्टम को हम कहते हैं ओवर डैम्प्ड सिस्टम, यानी कि डैम्पिंग बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। तो दूसरा केस ये है कि अगर हमारे पास जीटा की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक हो, वो कब आती है जब हमारे पास पोल्स जो हैं वो 2 कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट पोल्स हों। इसका क्या मतलब है कि आपके जो 2 पोल्स हैं उनकी रियल वैल्यू सेम होगी, लेकिन कॉम्प्लेक्स वैल्यू जो है ना वो प्लस माइनस में होगी। इस तरह का पेयर हो तो आपके पास जो रिस्पांस आएगा उसको हम कहें वो होगा अंडर डैम्प्ड रिस्पांस, यानी कि ये डैम्पिंग इसमें कम है। और तीसरा केस है जब हमारे पास जीटा की वैल्यू 0 है, तो वो कब होती है जब हमारे पास कोई डैम्पिंग ना हो। तो वो कब होगी कि जब रियल पार्ट नहीं होगा, तो दोनों इमेजिनरी पार्ट्स होंगे तो वो अनडैम्प्ड होगा, यानी कि डैम्पिंग नहीं होगी उसके अंदर। चौथा केस हमारे पास क्रिटिकली डैम्प, जब जीटा 1 हो। जीटा 1 तब होता है जब दोनों रूट्स जो हैं वो बराबर होंगे, रियल होंगे और दोनों इक्वल होंगे, तो उसको हम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम होगा। अब अगर हम इसका रिस्पांस देखें तो पिछला हमारे पास जो था उसमें स्टेप रिस्पांस हमने देखा था, तो इसको हम इसके साथ सेकंड ऑर्डर के साथ कंपेयर करें तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है कि इसमें ऑसिलेशंस आ रही हैं। और ये कि इसके अंदर एक तो ये है कि जब कोई वैल्यू, जब स्टेप लगाया जाता है तो ये ओवरशूट भी करता है, यानी कि ये वैल्यू जो आपकी स्टेडी स्टेट वैल्यू से ऊपर जाएगी, फिर दोबारा ये ऑसिलेट करके जितना इसका ज़्यादा डैम्पिंग फैक्टर होगा, डैम्पिंग ज़्यादा होगी, उतना जो है ये जल्दी आ जाएगा उस पर, तो उतना यानी कि ऑसिलेशंस कम होके ये वापस से उस पर आ जाएगा।
अपनी फाइनल वैल्यू पे। अब इसमें जो है ना डिले टाइम कहते हैं is the time required for response to reach half the final value of the फाइनल वैल्यू की जो आधी वैल्यू पे पहुंचने तक जो टाइम होगा वो उसको डिले टाइम कहेंगे। ये पैरामीटर्स आपने देखने हैं ग्राफ में। और दूसरी चीज़ है राइज टाइम। ये राइज टाइम नॉर्मली 0 से लेके 100% तक वैल्यू तक पहुंचने का जो टाइम होता है उसको हम राइज टाइम कहेंगे। तो ये राइज टाइम जो है ये डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट किस्म के रिस्पॉन्सेज के लिहाज से राइज टाइम जो है वो ये 10 से 90% भी हो सकता है फॉर ओवर डैम्ड केस। द पीक टाइम क्या होगा कि जो जब इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी आउटपुट पे, तो उस तक टाइम मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचते पहुंचते जो टाइम होगा वो उसको हम पीक टाइम कहेंगे। यानी 0 से लेके ये मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है तो यहाँ तक जो टाइम है इसको हमने पीक टाइम कह दिया। और इसमें क्या आती है मैक्सिमम ओवरशूट। वो क्या होता है कि परसेंटेज होती है कि जो इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू है और मैक्सिमम वैल्यू गई है उसकी रेशो डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100, तो वो उसकी परसेंटेज ओवरशूट हो जाएगी। यानी कि कितना परसेंट ये इसने ओवरशूट किया है। यानी कि ये जो है वो ये इसकी फाइनल वैल्यू होनी चाहिए 1, लेकिन इसने ओवरशूट किया है 10% किया है 20% किया है, ये इसको हम परसेंटेज ओवरशूट कहेंगे। अच्छा, जो ये आपके नेचुरल फ्रीक्वेंसी थी उसको हम जो प्लॉट है पोल्स और जीरोस का, उससे भी हम निकाल सकते हैं कि जो पोल की लोकेशन है उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसको भी उससे भी हम अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। यानी कि अगर आपका इस सर्कल पे कहीं पे भी पोल लाई करेंगे तो उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 3 होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ है डैम्पिंग रेशो जो है उसको आपने निकालना है इस पोल जीरो प्लॉट से। तो वो आप का जो पोल है उसका नेगेटिव एंगल लेंगे आप रियल एक्सिस से। नेगेटिव रियल एक्सिस से आप एंगल लेंगे तो उसका कोसाइन थीटा जो होगा वो उससे आप जीटा निकाल सकते हैं। तो यानी कि डैम्पिंग रेशो निकाल सकते हैं। तो जो अंडर डैम्प्ड है उसका जो एंगल आएगा वो 0 से लेकर 90 तक के दरमियान होगा। जो अनडैम्प्ड है उसका 90 डिग्री होगा और जो ओवर डैम्प्ड है उसका 0 हो जाएगा। इसका अगर आपने निकालना है तो ये यहाँ पे 45 डिग्री पे निकलेंगे। इस तरह आप डिफरेंट डैम्पिंग रेशो डिपेंड करती है कितना एंगल है उसके लिहाज से आप निकाल सकते हैं। ये पोल जीरो प्लॉट है आपका। तो यहाँ पे आप इसकी इसको यूज करके आप इसकी डैम्पिंग रेशो और अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। अच्छा, ये चीज़ें आप अच्छा अब ये ग्राफ ये दो चीज़ें तो हमें ये तो पता है कि यहाँ ये एंगल कोसाइन थीटा, ये एंगल जो है ये डैम्पिंग रेशो है और ये अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। तो बाकी ये जो ऊपर लिखे हुए ये पोल्स हैं। तो अब ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके इधर तक ये इसका रियल पार्ट है, जो ऊपर वाला है वो इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। यानी इसको ओमेगा डी आपने कहा है, ओमेगा डी को आप ओमेगा एन अंडर रूट जीटा स्क्वायर माइनस 1 भी कह सकते हैं। रियल ये पोल जो हमने निकाला था उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने इसमें ग्राफ में बना दिया। अब
स्टेप रिस्पांस ऑफ अंडर डैम सिस्टम क्या होगा कि हमने वही वाला प्रोसेस किया कि हमारा ये ट्रांसफर फंक्शन है, इसको हमने स्टेप के साथ मल्टीप्लाई कर दिया 1/s के साथ। तो इसको हम जब पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास जो रूट्स आएंगे वो हमारे पास इस तरह के आएंगे। अब ये रूट्स जो है ना, इसके अगर हम देखें तो ये बेसिकली इस टाइप के बनेंगे, जो कि एक अगर आप लैप्लास में देखें तो ये कोसाइन की इनवर्स लैप्लास बनता है। तो ये हमने अभी टर्म देखी थी कि ओमेगा n इंटू अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर को हम डैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। डैम्प्ड में डैम्पिंग होगी, डैम्पिंग से मल्टीप्लाई कर दिया आपने। तो अब ये है कि इनवर्स लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ बर्ग इक्वेशन, इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास इस तरह की चीज़ आ गई, यानी कि इसको अलग-अलग किया। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना, इनवर्स लैप्लास लेंगे इसका, तो आपके पास ये आ जाएगी आउटपुट, यानी कि सी ऑफ टी इक्वल टू 1 माइनस ई रेज़ टू माइनस ये, यानी कि डिस्प्लेस हुआ हुआ है इनटू कोसाइन ओमेगा, और इसी तरह ये फैक्टर बाहर निकला हुआ है और ये डिस्प्लेस हुआ है और इनटू साइन ओमेगा dt। तो इस ये आपके पास टाइम डोमेन सिस्टम में इसकी आउटपुट आ जाएगी अंडर डैम्प्ड के केस में, स्टेप के केस में। तो यहाँ पे अगर आप जीटा 0 पुट करेंगे तो ओमेगा डी खत्म हो जाए, जो डैम्पिंग फ्रीक्वेंसी है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी। तो उस केस में आपके पास ये टर्म आ जाएगी, यानी कि आउटपुट जो है वो। सर 4 बज गए हैं सर, बस ठीक है सर, बहुत हो गया है। चलो फिर हम यहाँ तक देखते हैं स्टेप रिस्पांस को, बाकी फिर आगे आपने मुझे एक लेक्चर देना, फिर उसमें करेंगे फिर। सही है सर आप बता देना आपने किस दिन लेना है, क्योंकि अगले 2 हफ्ते हमारी प्रिपरेशन के लिए दिए हुए हैं उन्होंने। प्रिपरेशन किसके लिए, किसकी प्रिपरेशन करनी है आपने? सर ये छुट्टियां उनके बाद फिर 11 को हमारे मिड स्टार्ट हो जाने, 13 को। अभी जो शेड्यूल अभी जो आया हुआ है उसके मुताबिक तो सर यही है ना। और उसके बाद फिर इन्होंने हमारी वो उसकी क्या कहते हैं साइकोमोटर कराना, यानी लैब्स करानी है, और फिर इन्होंने हमें क्या कहते हैं फाइनल ले लेना। सर यही तो तो चीज है मेट आपका पहले है बाद में है? सर। अभी जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक पहले मिड होगा, उसके बाद फिर एक लैब्स महीना होंगी, या हाँ लैब्स होंगी, क्लासें भी होंगी, और फिर उसके बाद फाइनल हो जाएगा। ये क्लासें अभी तक होंगी जो उसके बाद? या सर वहां पे तो यही चीज लिखी हुई है। तो यही चीज मैं आपसे कह रहा था कि अभी तो मतलब फाइनल अभी उन्होंने फरवरी में चल फाइनल जनवरी में मिड लिखा हुआ है और फरवरी के आखिर में उन्होंने फाइनल लिखा हुआ है, मतलब कि आपका इस तरह होगा। लेकिन सर आपकी वाली बात भी हो सकती है कि क्या पता इकट्ठे हो जाए, क्या पता। अभी तो सर नोटिफिकेशन के मुताबिक यही है। वो एक लड़की ने आपको ग्रुप में नोटिफिकेशन भेजा था, वो अगर मैंने आपने देखा देखा है। हो। वो असल में मसला ये है कि ये नोटिफिकेशन आपका और दूसरे सेशन जो है ना 2018 और 19 उनका मैच नहीं करता। उनके तो वीक्स लंबे ही हैं 18-19 के, यानी कि सर इनकी उनको क्लास। सर उनका ये वाला सेमेस्टर ऑनलाइन है ना, हमारा ऑफलाइन है। लेकिन वो तो कोरोना की वजह से इन्होंने नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऑनलाइन। था। आपका भी आधा आधा था ना, उनका आधा आधा ऑफलाइन था, आधा ऑनलाइन था। आपका भी ऐसे ही था। लेकिन अब इन्होंने जो ये बनाया, मेरे ख्याल से कि गलती है इसमें कि आपकी क्लासेस कम बन रही हैं वीक्स और उनके ज्यादा बन रहे हैं। तो ये थोड़ा सा इनको शायद देखना पड़ेगा, ये शायद जी थोड़ी बहुत वो हो जाए दोबारा। तो ठीक ठीक है, है अभी फिर आज सर। वो का ये 10 मिनट पड़े हुए हैं, अगर आप 10 मिनट में क्या कहते हैं वो लैब ही एक्सपेरिमेंट सीखी थोड़ा बहुत समझा दें जो हमने करना है, तो हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। चलो मैं खोल के देखता हूँ उसमें है क्या। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी।
सर आपने हमारा सेकंड क्विज किस दिन लेना है? सेकंड क्विज आपका अब तो ये हो सकता है ना कि एक तो आपका उसके साथ भी हो सकता है, मिड के साथ भी हो सकता है। जी सर वो तो मिड के बाद फाइनल के दरमियान में होता है किसी मतलब अगर वही वाला यही वाला फॉलो करें ना तो आपका तो मिड सर हमारा जो सेकंड क्विज है जब हम यूनिवर्सिटी आएंगे तब आप लेंगे, ऑनलाइन तो नहीं ना होना अब? अभी के उसके मुताबिक वैसे ही कर लेंगे, लेकिन ये है कि अगर तो चेंजिंग हुई तो फिर ऑनलाइन लेना पड़ेगा। ठीक है। और सर जो आपने हमें असाइनमेंट दी है बायोमेडिकल से रिलेटेड, हमने किसी इंस्ट्रूमेंट पे कंट्रोल सिस्टम का इसका बनाना है, आप तो इस टाइम जो है असाइनमेंट में वो हमने आप ले लो टाइम। ये छुट्टियां खत्म हो गई मिड। आप अभी आज क्या है, आज 23 तारीख है, तो ये आप छुट्टियों के बाद जमा करा दें, मतलब छुट्टियों के बाद जब वीक आता है 2 हफ्ते ले लें इसके लिए। और सर इसमें हमने कौन कौन से मेन पॉइंट्स कवर करने हैं? आपने मेन पॉइंट ये कवर करने होंगे कि उसका जो मॉडल है ना, मैथमेटिकल मॉडल, आपने बताना है कि उसके कंपोनेंट्स क्या होंगे, क्या क्या चीज़ें, मोटरें यूज़ हो रही हैं, क्या यूज़ हो रही हैं, ठीक है ना। या इसमें नॉर्मली यही होता है। और दूसरा ये कि आपका कंट्रोल सिस्टम क्या है, प्लांट क्या है, कंट्रोल क्या है, कंट्रोल में क्या हो रहा है कि कंट्रोलर क्या किन चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, ऐसे की चीज़ें हो जाएंगी। इसका जो नहीं समझ आता वो पूछ लेना। इसमें आपने मैथमेटिकल मॉडल या मॉडल बताएंगे ना कि इसमें अगर आप फॉर एग्जांपल रोबोटिक काम का कर रहे हैं तो आप ये बताएंगे कि इसकी डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या हैं, इसका प्लांट का ट्रांसफर फंक्शन क्या है, तो ये बताएंगे। और फिर आप बताएंगे कि इसका हम कंट्रोल करते हैं फीडबैक लूप में, इसकी आउटपुट ये होती है और इनपुट हम किसको कंट्रोल करते हैं। तो इस तरह का आपने बनाना है कि कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड जो हमारी उस लिहाज से एक्सप्लेन करना है आपने। ठीक है सर। और ये हमने छुट्टियों मतलब कि जब हमारे मिड टर्म से पहले पहले हमने सबमिट करवाना है? हाँ जी, छुट्टियों के बाद। जी ठीक है। अभी मैं लैब देख रहा हूँ, लैब नंबर है 6, परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। ये मेरे इस लैपटॉप में है नहीं, मुझे डालते 1-2 मिनट लगेंगे। नहीं सर आप ले लें टाइम, अभी तो क्लास एंड होने में टाइम है। चलो मैं इसको इसमें कॉपी कर लेता हूँ। वैसे ये है यही चीज़ें जो अभी आपने पढ़े हो ना। ये
अच्छा, ये है आपकी लैब नंबर 6, परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम। सर स्क्रीन में स्लाइड्स शो हो रही हैं, वो लैब नहीं शो हो रही। अच्छा, एक मिनट में स्क्रीन अब आ गई लैब्स। अब शो हो रही है ना आपको? अब देखें, इसमें यह है कि परफॉर्मेंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड सेकंड ऑर्डर सिस्टम्स। अभी हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमने अभी किया, सेकंड ऑर्डर भी देखा। तो यहाँ पे एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम दिया हुआ है, यही जो चीज़ें अभी हमने की, ये टाइम कांस्टेंट और स्टेडी स्टेट, ये आपने मैटलैब में करना होगा, प्लॉट करना होगा। दूसरा सेकंड ऑर्डर सिस्टम में मैथ स्प्रिंग सिस्टम दिया हुआ है सेकंड ऑर्डर, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन भी दिया हुआ है, यही नेचुरल फ्रीक्वेंसी एरिया, इसको आपने राइज टाइम, ये पीक टाइम, ये भी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने ये सर इसका कैलकुलेट करना। सर इसका हमें कोड खुद से मतलब लिखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने नहीं ना लिखा होगा। कोड लिखना पड़ेगा ना आपको। जी सर। ये आप लोग पिछली वो देखना ना लैब, उससे देख के आप कैलकुलेट करना कि, और ये आपकी स्लाइड में भी लिखा हुआ है कि ये टाइम कांस्टेंट क्या होता है, परसेंटेज ओवरशूट क्या होती है, इसकी वैल्यू इसमें भी दी हुई है, वैल्यूज राइज टाइम की भी दी हुई है। और जी सर। ये आपने डिफरेंट जीटा की डिफरेंट वैल्यूज के लिए डैम्पिंग रेशो की आपने राइज टाइम, पीक टाइम, परसेंटेज ओवरशूट, सेटलिंग टाइम और स्टेडी स्टेट वैल्यू निकाल के आपने इसमें टेबल में लिखनी है, फिर आप भी प्लॉट करनी है। सेटलिंग टाइम मैं आपको बता देता हूँ, इसमें अभी हमने राइज टाइम देख लिया, पीक टाइम और परसेंटेज ओवरशूट देख ली। सेटलिंग टाइम क्या होता है कि जो ये फाइनल वैल्यू पे ओवरशूट होके सिस्टम जो है ना एंड पे जाके सेटल हो रहा होता है, यानी कि ये जो है, ये आपने एक चीज स्टार्ट की, उसमें ऑसिलेशन आई, वो दोबारा ऑसिलेशन खत्म होके ना एक अपनी फाइनल वैल्यू पे पहुंच रहा होता है। तो जब फाइनल वैल्यू की 5% फाइनल वैल्यू तक वो यानी कि 95% तक पहुंच जाए ना, तो उस टाइम को हम सेटलिंग टाइम कहते हैं। इस ग्राफ से आप देख सकते हैं कि सेटलिंग टाइम जो है वो इसमें लिखा भी होगा कि सेटलिंग टाइम क्या होता है। सेटलिंग टाइम, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर सिस्टम output to settle within a certain percentage of input amplitude, which is usually taken as 2%. इसकी वैल्यू दी हुई है 4 ओवर जीटा ओमेगा एन। तो ये आप सेटलिंग टाइम से देख सकते हैं, वो आपने निकालना है। और स्टेडी स्टेट वैल्यू, जो फाइनल वैल्यू उसकी होती है, वो स्टेडी स्टेट वैल्यू होती है, जहाँ पे ये इसने ग्राफ में बताई हुई है, ESS स्टेडी स्टेट वैल्यू। तो ये आप लोगों ने जो है वो इस दफ़ा लैब में करना है। जी सर। चलें ठीक है, आप ना समझ आए तो ये स्लाइड में जो हमने ये वाला टॉपिक है ना, ये भी देख लें सही तरह से, और इससे रिलेटेड कोई थोड़ी बहुत मैटलैब में करेंगे तो बेहतर समझ आ जाएगी। आप थोड़ी वैल्यूज चेंज कर करके प्लॉट करके देखें ना, आपको पता चल जाएगा। चलें ठीक है, फिर आप लोग फिर देखेंगे बाद में हम क्या होता है, उसके लिहाज से एक लेक्चर आपने देना है मुझे, अगर नहीं होता इन केस तो ये मैं मीटिंग जो है वो क्लोज कर रहा हूँ फिर।